वेलकम टू ह्यूमैनिटीज ऑनर है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वेलकम बैक एवरीवन। उम्मीद है कि आप अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रख रहे हो। इस वीडियो से हम एग्रीकल्चर टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। बुक में फर्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर लैंड यूज इन इंडिया। इसमें आपको बताया गया है कि एग्रीकल्चर इज अ प्योरली लैंड बेस्ड एक्टिविटी। इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर परफॉर्म करने के लिए जमीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी क्रॉप्स होती हैं वो लैंड के ऊपर ही ग्रो करी जाती हैं। अगर लैंड नहीं होगा तो एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है। सपोज करो कि ए एंड बी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। इसका मतलब है कि अगर ए इंक्रीज करेगा तो बी भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, और अगर ए डिक्रीज करेगा तो बी भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा। क्लियर? हमें सेकंड पॉइंट में बताया गया है क्वालिटी ऑफ लैंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्टिविटी से। मतलब अगर लैंड की क्वालिटी अच्छी है, लैंड फर्टाइल है, तो उससे ज्यादा प्रोडक्शन होगी, मतलब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और अगर जमीन की फर्टिलिटी कम है तो उस जमीन से कम प्रोडक्शन होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि रूरल एरियाज में एक्सेस टू लैंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इकोनॉमिक स्टेटस। मतलब जिस फार्मर के पास ज्यादा जमीन होगी उसका इकोनॉमिक स्टेटस भी हाई होगा, और जिन फार्मर्स के पास लैंड कम है उनका इकोनॉमिक स्टेटस भी कम है। ऐसा नोटिस किया गया है कि जिन लोगों के पास कम जमीन होती है वो पॉवर्टी में जी रहे होते हैं, उनका इकोनॉमिक स्टेटस बहुत कम होता है। यह भी नोटिस किया गया है कि जिन लोगों के पास ज्यादा जमीन है उन लोगों का सोशल स्टेटस हाई होता है। इन लोगों को इतना पावरफुल कंसीडर किया जाता है कि लोग इनसे डरते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि लैंड इज अ सिक्योरिटी फॉर क्रेडिट। एग्जाम्पल से समझो, इस फार्मर को 5 लाख रुपीस चाहिए। फिर ये फार्मर क्रेडिट मतलब लोन लेने के लिए बैंक के पास जाता है। बैंक इस फार्मर को ये 5 लाख रुपीस दे देता है, और बदले में इस फार्मर की जमीन के कागज को बैंक अपने पास एज अ सिक्योरिटी रख लेता है। अगर ये फार्मर बैंक को 5 लाख रुपीस नहीं दे पाया तो उस सिचुएशन में इस सिक्योरिटी को सेल कर बैंक अपने 5 लाख रुपीस रिकवर कर सकता है। जिन लोगों के पास कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है उन्हें बैंक से क्रेडिट लेने के लिए मतलब लोन लेने के लिए बैंक के पास सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट हमें स्टडी करना है अबाउट टोटल कल्टीवेबल लैंड। जिस लैंड के ऊपर कल्टीवेशन पॉसिबल है उसे हम टोटल कल्टीवेबल लैंड में काउंट करते हैं। टोटल कल्टीवेबल लैंड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नेट सोन एरिया प्लस करंट फैलो लैंड प्लस फैलो अदर देन करंट फैलो प्लस कल्चरेबल वेस्ट लैंड। इन चारों एरियाज को अगर हम प्लस करेंगे तो हमें इंडिया का टोटल कल्टीवेबल लैंड मिल जाएगा। इस टेबल से हमें पता लगता है कि इंडिया का टोटल कल्टीवेबल लैंड डिक्रीज हो रहा है। एक साइड तो इंडिया का टोटल कल्टीवेबल लैंड डिक्रीज हो रहा है और दूसरी साइड पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। इस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए बुक में 2 लैंड सेविंग टेक्निक्स बताई गई हैं। नंबर 1, हमें ऐसे सीड इस्तेमाल करने चाहिए जिनसे ज्यादा यील्ड हो। फॉर एग्जाम्पल, जिस क्रॉप पे इतनी यील्ड लगती है उस पर इतनी सारी यील्ड आ जाए। और नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है कि हमें क्रॉपिंग इंटेंसिटी को इंक्रीज करना होगा। मतलब अगर हम इस लैंड के ऊपर साल में अगर 3 बार क्रॉप्स लगाई जाती थी तो हमें इसे इंक्रीज कर 5 to 6 टाइम्स करना पड़ेगा। और ये सब तभी पॉसिबल है जब हम ऐसे सीड्स को इस्तेमाल करें जो क्रॉप्स को जल्दी रेडी कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी क्रॉप को नेचुरली ग्रो होने में 4 मंथ लगते हैं तो इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो क्रॉप सिर्फ 2 ही मंथ में रेडी हो जाएगी। ऐसा करने से आउटपुट
मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा और फार्मर्स भी पूरे साल एम्प्लॉयड रहेंगे। बिकॉज जब वो फार्मर एक साल में 5 to 6 क्रॉप उगा रहे हैं तो वो पूरे साल बिजी रहेंगे। चलो हम इन दोनों टेक्निक्स के बीच का डिफरेंस देखते हैं। फर्स्ट टेक्निक में एक साल में सिर्फ 3 बार क्रॉप्स उगाई जा रही हैं और इसका मेन फोकस है क्रॉप की ईल्ड को बढ़ाना। लेकिन सेकंड टेक्निक में हमें क्रॉप की ईल्ड नहीं बढ़ानी बल्कि उस लैंड के ऊपर मैक्सिमम से मैक्सिमम क्रॉप्स उगानी है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया डिवाइडेड बाय नेट सोन एरिया इनटू 100। एन से होता है नीचे, सो ऐसे आपको याद रहेगा कि नेट सोन एरिया फॉर्मूले में नीचे लिखा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंडिया के डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन्स को स्टडी करेंगे। हमारी अर्थ कुछ क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइडेड है, ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन एंड फ्रिजिड जोन। ट्रॉपिकल जोन में पूरे साल हॉट वेदर रहता है। सब ट्रॉपिकल जोन में हमें कोल्ड प्लस हॉट दोनों ही वेदर एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं। वेयर एज फ्रिजिड जोन में पूरे साल कोल्ड वेदर रहता है। सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ट्रैवल करता है और इसीलिए हमें इन तीनों जोन्स में डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलती हैं। जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास होता है उस टाइम सन की डायरेक्ट सनलाइट इस एरिया में पड़ती है, इसीलिए ट्रॉपिकल में हॉट, नीचे वाले सब ट्रॉपिकल में भी हॉट, फ्रिजिड जोन में कोल्ड, ऊपर वाले सब ट्रॉपिकल में कोल्ड और ऊपर वाले फ्रिजिड में भी कोल्ड क्लाइमेट होगा। जहां पर हॉट क्लाइमेट है वहां सन की डायरेक्ट लाइट जा रही है, वेयर एज जहां पर कोल्ड क्लाइमेट है वहां सन की डायरेक्ट लाइट नहीं पहुंच रही। अब टाइम बीतेगा और सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ मूव करेगा। इस बार इस एरिया को डायरेक्ट सनलाइट रिसीव होगी। ट्रॉपिकल जोन और ऊपर वाले सब ट्रॉपिकल जोन में हॉट क्लाइमेट हो जाएगा बिकॉज वहां पर सन की डायरेक्ट सनलाइट पहुंच रही है। लेकिन इस बार नीचे वाले सब ट्रॉपिकल जोन में कोल्ड क्लाइमेट होगा बिकॉज वहां सन की डायरेक्ट सनलाइट नहीं पहुंच रही है। इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से हम अर्थ को डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड करते हैं। ये है इंडिया की पोजीशन। हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि नॉर्दर्न इंडिया सब ट्रॉपिकल जोन में है। नॉर्दर्न इंडिया में हॉट एंड कोल्ड दोनों वेदर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, वेयर एज सदर्न इंडिया ट्रॉपिकल जोन में है और यहाँ पर हॉट क्लाइमेट होता है। नॉर्दर्न इंडिया में 3 तरह के क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं। उन्हें याद करने की ट्रिक है माँ का कर्ज, बिकॉज माँ हमें खाने के लिए खाना देती है। के से हो जाएगा खारिफ, आर से होगा राबी और जेड से होगा जैद। इंडिया में साउथ वेस्ट मॉनसून एंटर होने के बाद खारिफ क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। ये है नॉर्थ डायरेक्शन, ये है साउथ डायरेक्शन, ये है वेस्ट डायरेक्शन और ये है ईस्ट डायरेक्शन। इंडिया में इस साइड से मॉनसून एंटर करता है। ये डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। इंडिया में मॉनसून साउथ वेस्ट डायरेक्शन से एंटर कर रहा है, इसीलिए इसका टेक्निकल नाम हो गया साउथ वेस्ट मॉनसून। इसे आप ऐसे याद रख सकते हो कि माँ खाना देती है। माँ के एम से होगा मॉनसून और खाना के खा से हो जाएगा खारिफ। इस ट्रिक से आपको याद रहेगा कि मॉनसून सीजन में खारिफ क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, राबी क्रॉप को विंटर्स में ग्रो करते हैं और जैद क्रॉप को समर्स में ग्रो किया जाता है। खारिफ सीजन में ट्रॉपिकल क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं और राबी सीजन में सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं। इन तीनों में सबसे शॉर्ट क्रॉपिंग सीजन होता है जैद। जैसे तुम्हारी गर्मियों की छुट्टियां जल्दी खत्म हो जाती हैं, ठीक उसी तरह जैद सीजन भी जल्दी खत्म हो जाता है। खारिफ सीजन में टेम्परेचर हाई होता है, इसीलिए ट्रॉपिकल क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं। राबी सीजन में कम टेम्परेचर होने की वजह से सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं। खारिफ क्रॉप का एग्जाम्पल है राइस, राबी क्रॉप का एग्जाम्पल है वीट और जैद क्रॉप का एग्जाम्पल है कुकुम्बर एंड वाटरमेलन। इन तीनों सीजन्स को जरूर याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
सदर्न इंडिया में पूरे साल टेम्परेचर हाई रहता है, अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री सेल्सियस होता है। पूरे साल हाई टेम्परेचर होने की वजह से सदर्न इंडिया में कोई भी क्रॉपिंग सीजन नहीं है। अगर कोई फार्मर चाहे तो वो सदर्न इंडिया में एक साल में 3 बार ट्रॉपिकल क्रॉप्स को ग्रो कर सकता है। सोर्स ऑफ मॉइस्चर के बेसिस पर भी क्रॉप्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। नंबर 1, इरिगेटेड क्रॉप, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की हेल्प से क्रॉप्स को मॉइस्चर मतलब पानी प्रोवाइड किया जा रहा है। और नंबर 2 है रेन फेड क्रॉप। इन क्रॉप्स को रेन की वजह से मॉइस्चर मतलब पानी मिलता है। देखो, ज्यादा बारिश होने से बाढ़ मतलब फ्लड आ जाती है। इससे आपको याद रहेगा कि रेनफेड क्रॉप को बारानी क्रॉप्स भी कहा जाता है। इरिगेटेड क्रॉप को फर्दर 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। नंबर 1 प्रोटेक्टिव क्रॉप एंड नंबर 2 प्रोडक्टिव क्रॉप। देखो, प्रोटेक्टिव क्रॉप का मतलब होता है ऐसी क्रॉप जिसे मॉइस्चर डेफिशिएंसी से बचाने के लिए इरिगेशन प्रोवाइड करी गई हो। फॉर एग्जाम्पल, कंसीडर करो कि इस क्रॉप को काफी टाइम से वाटर नहीं मिला है और इसीलिए इस क्रॉप को वाटर डेफिशिएंसी हो गई है, और अगर इसे पानी ना मिला तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगी। वाटर डेफिशिएंसी से प्रोटेक्ट करने के लिए फार्मर अपनी क्रॉप को वाटर प्रोवाइड करेगा और इस तरह से ये बन जाएगी प्रोटेक्टिव क्रॉप। प्रोडक्टिव क्रॉप का मतलब होता है ऐसी क्रॉप जिसे अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए इरिगेशन प्रोवाइड करी गई हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर फार्मर इस क्रॉप की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए इरिगेशन प्रोवाइड करता है तो इसे हम कहेंगे प्रोडक्टिव क्रॉप। देखो, ये चीज आपको बुक में नहीं दी गई, परंतु प्रोडक्टिव क्रॉप का एग्जाम्पल है HYV सीड्स। अगर फार्मर इन HYV सीड्स को ज्यादा वाटर प्रोवाइड करेगा तो उससे ज्यादा प्रोडक्शन होगी और इसीलिए ये प्रोडक्टिव क्रॉप का एग्जाम्पल हो जाएगा। रेन फेड को भी हम फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, ड्राई लैंड एंड वेट लैंड। जिस प्लेस पर कम बारिश होती है उसे हम कहते हैं ड्राई लैंड, और जिस प्लेस पर ज्यादा बारिश होती है उसे हम कहते हैं वेट लैंड। ड्राई लैंड में 75 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है, वेयरएज वेट लैंड में ज्यादा रेनफॉल होती है। लेकिन बुक में स्पेसिफाई नहीं किया कि कितनी सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल होती है। ड्राई लैंड में ड्रॉट जैसी सिचुएशन आ सकती है, वेयरएज वेट लैंड में फ्लड लाइक सिचुएशन हो सकती है। ड्राई लैंड में वाटर को प्रोटेक्ट करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग परफॉर्म करी जाती है, वेयरएज वेट लैंड में एक्वा कल्चर परफॉर्म किया जाता है। वेट लैंड में ज्यादा बारिश होने से यहाँ की लेक्स एंड पॉन्ड्स में पूरे साल पानी रहता है। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए लोग इन लेक्स एंड पॉन्ड्स में एक्वा कल्चर स्टार्ट कर देते हैं, मतलब एक्वेटिक एनिमल्स को पालते हैं। ड्राई लैंड में ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है बिकॉज ये ड्रॉट लाइक सिचुएशन में भी आराम से ग्रो कर सकती हैं। वेयरएज वेट लैंड में वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं, मतलब ऐसी क्रॉप्स जिन्हें ग्रो होने के लिए ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है। आज के लिए बस इतना ही। आप सब प्लीज कमेंट करके बताना क्या आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। टाटा, बाय बाय।